गुड। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं की ये मंजिलें, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो बात बिल्कुल सही है कि सोचने से कुछ नहीं होता, आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चरैवती चरैवती, लेकिन ये चलना किसके साथ होगा, ये मैटर करता है आपकी सफलता का। इससे एक दूसरा सूक्ति मुझे ध्यान आ रही है कि महाजना ये न गतः स पंथा, मतलब कि जिधर से विद्वान लोग चले आप उनके पीछे पीछे चलिए, ये सही मार्ग है। और वो विद्वान लोग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी लेके आए हैं। मैं खुद सीएल सा 2000 बैच से आईएएस ऑफिसर हूँ, और इससे पहले मैं 97 बैच में यूपी पीसीएस में ऑफिसर था, एमपी पीसीएस में था और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी था। टोटल सिलेक्शन मेरा 6 बार हुआ है, और वर्तमान में मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा एलाइड का अधिकारी हूँ। और बहरहाल इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर मैं आपके बीच हूँ। और मेरी खासियत यह है कि इससे पहले मैं 42 बच्चों को झांसी में सन 2000 में कोचिंग कराया था, जिसमें से 32 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ये एक रिकॉर्ड है। और आज भी मैं अपनी एक खासियत बताता हूँ कि हमारे साथ चलिए, और हमारे साथ कैसे चलिए ये मैंने यहाँ शो किया है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ, इतना बाज़ार में कन्फ्यूजन है, इतना मार्केट में मटेरियल है कि आप पगला जाएंगे। तो आप हमारे साथ सिर्फ ज्वाइन करिए क्लासरूम, वीडियो और नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। सिर्फ हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़िए, साथ में आपको सिर्फ एक एक किताब बोलेंगे हर सब्जेक्ट की, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, एक एक बुक चाहिए, वो सिर्फ इसलिए कि आपको तसल्ली हो सके। तो 6 बुक चाहिए, एक एक हर सब्जेक्ट, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमिक्स का, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं विषय चाहिए। एनसीईआरटी वार्टी की ज़रूरत, बहुत लोग कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो फिर इस किताब को हटा दीजिए, फिर ज़रूरत नहीं है, फिर डुप्लीकेसी होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और एक मैगजीन आपको जो पसंद हो आपकी तसल्ली के लिए, एक से दूसरा मैगजीन भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अखबार को आधे घंटे में आपको पढ़ाता हूँ। और ये सब करने के बाद मैं 1/3 क्वेश्चन की गारंटी प्री में लेता हूँ, और 2/3 क्वेश्चन आने की गारंटी मेंस में लेता हूँ, वो भी अपने ब्रोचर में लिख करके। ध्यान रखिए मेरी बात को। तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, इसका कुछ दैवीय चमत्कार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमें कुछ इंट्यूशन होता है कि कैसे सवाल आता है, और ये बात नॉलेज और जानकारी और बुद्धि पे नहीं है, बल्कि ये टोटल हमारे 25 साल के एक्सपीरियंस पे टिका हुआ है। अगर आप भी 25 साल के एक्सपीरियंस होंगे तो शायद ये बात आप में भी आ सकती है। और दूसरा, 25 साल का एक्सपीरियंस कहाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा का। वैसे तो मेरा अनुभव 30 साल है, उससे पहले भी मैं एनटीपीसी और बीएचएल में था, तो वो अलग चीज़ है। खैर, तो मेरा दावा है कि हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और अपना भविष्य उज्जवल करिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे साथ मिलके, क्योंकि हमारा पढ़ाने का ढंग अलग है। मटेरियल हमने बताया कितना चाहिए, हम कैसे पढ़ाते हैं ये आपको हम एग्जाम्पल अभी देने जा रहे हैं, फिर बताएंगे। जैसे न्यूज़ पढ़ाते हैं, तो न्यूज़ को कैसे यूज करना है। खाली न्यूज़ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा ना, वो तो एक इवेंट है, एक खबर है। उस खबर को कैसे क्वेश्चन बनेगा,
वो हम बताएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे रात दिन कई बार अखबार में आए दिन आ रहा है न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को लेकर के टसल। तो क्वेश्चन बनेगा कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच वर्तमान समयों में किस प्रकार की संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, वो कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को रेखांकित करिए और अपना सुझाव या अपना विचार प्रकट करिए, बस ये आएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा कहाँ होगा, तो अलग अलग जब हम न्यूज़ पढ़ाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच शक्ति का संतुलन व्यवस्थापिका की तरफ हल्का झुका हुआ है, ऐसा क्यों? तो आप सोचेंगे यार ये तो कह रहा व्यवस्थापिका के प्रति झुका हुआ है, हमने ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं। फिर कहेगा कि सत्ता संतुलन के लिए, चेक्स एंड बैलेंस के लिए व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा, सुझाव दीजिए। तो एक ही क्वेश्चन है, उसको कई तरीके से मैं फ्रेम करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सीधी सी बात यह है। तो हमने बताया कि क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो ये है, और इस मटेरियल को कैसे हम यूज करेंगे इवन अखबार मिला करके, वो मैंने तरीका बताया। ऐसे कोई पढ़ा नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, शासन में होने का एक फ़ायदा मुझे मिला कि सरकार की पॉलिसी, सरकार की सोच, सरकार की कार्यक्रम, सरकार की तमाम बातें कैसे जो है प्रयोग में लाई जाती है, उसका ज्ञान है, भंडार है। तो उसका हम आपके पढ़ाई में हम इनपुट देते हैं ड्यू टू बेसिस ऑफ जो 25 ईयर्स ऑफ द सर्विस। तो ये हो गया हमारा स्टाइल, ये हो गया हमारे पढ़ाने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं इस बात पे आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार आप सेलेक्ट क्यों नहीं होते और क्यों होंगे। तो सेलेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि आप भीड़ से अलग जो है अपने आप को स्थापित नहीं करते। कैसे स्थापित नहीं करते वो मैं बता रहा हूँ। तो ये पूरा कैसे डिलीट होगा, यहाँ से ऑल डिलीट, हाँ अच्छा, एक साथ वाला नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि अगर आपका हौसला, जिस एस्पिरेंट का, विद्यार्थी का हौसला अगर कम हो गया हो, वो हमसे मिले और हम उसका शर्तिया इलाज करते हैं। वो जो लिखा रहता है ना, चांसी दवाखाना शर्तिया इलाज की दुकान, तो वैसे ही शर्तिया इलाज हमारे पास है। CL शाह मेरा नाम है, गूगल पे टाइप करिए CL शाह, आ जाएगा। तो शर्तिया इलाज की बात हम करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान, उस ज्ञान का एप्लीकेशन मुझे पता है। और ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज्ञान के मामले में बाकी लोग भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आपको 3 घंटे में उस क्लास में कैसे डिलीवर करना है वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो तो पूरा समुद्र पढ़ा रहे हैं आपको और आप पढ़ रहे हैं, फिर मोती ढूंढने के लिए आप छटपटा रहे हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका 2-4 अटेम्प्ट खराब हो गया वो हमसे मिले। और इसी बात पे मुझे एक शेर और याद आ रहा है कि हौसला टूटने लगे, हौसला तो बस ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हम वो जुगनू हैं और आपको हम अपना जुगनू का प्रकाश आपको इनलाइट करके सेल्फ इनलाइटमेंट बनाने का काम करते हैं। शर्तिया जब मैं बोलूं तो आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरे टेस्ट सीरीज से 1/3 सवाल यानी 33 सवाल, और मेंस में 2/3 का फॉर्मूला है। नहीं आया तो पैसा वापस, ये मैं लिख के देता हूँ अपने ब्रोचर में। खैर, जो आगे चलने से पहले थोड़ा सा पानी पी ले।
वेलकम बैक। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे हाथ में यार भाग्य नहीं है, हमारे हाथ में रेखा ही नहीं है, कैसे सेलेक्ट होऊंगा। अरे भाई, भाग्य रेखा कोई दूसरा नहीं बनाता, आप बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? अपने कर्मों के बल पे बनाते हैं। किसी ने सही लिखा है कि हाथ की लकीरों पे मत जाइए गालिब, हाथ की लकीरों पे मत जाइए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, उसका भी तो नसीब होता है। तो ये सब बातों को आप सोचिए, समझिए और विश्वास करिए। ये तो अभी तक रहा बैकग्राउंड जो मैं अपने बारे में बताया। मैं CL शाह IAS ऑफिसर 2000 बैच। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि एक कोई टॉपिक लेके कि कैसे पढ़ना चाहिए अखबार को या किताब को, ये पढ़ने का ढंग और सीखने का ढंग। क्योंकि सबके पास वही 3 घंटे होता है मेंस के एग्ज़ाम में सवालों को हल करने के लिए। तो वो चीज़ जो है आपको ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि उस 3 घंटे में क्या डिलीवर करना है यही तो मेन बात है ना। और यही कोई बताता नहीं है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, और आपको आ जाता है उसमें कन्फ्यूजन, क्योंकि शब्द आपको समझ में आता नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है 2022 का कि क्या समावेशी विकास क्या है, ये था। समावेशी विकास क्या है, ये क्वेश्चन है, आया हुआ है, वही उसी उठा लिया हमने। समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास क्या है? तो पहली बात तो ये शब्द ही इतना टेढ़ा है कि समझ में नहीं आया। इंग्लिश में बोला था इंक्लूसिव ग्रोथ। हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पढ़ाने में कंफर्टेबल है। इंक्लूसिव ग्रोथ। तो समावेशी विकास अगर आपने नाम से सुना हो, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो समावेशी विकास का मतलब होता है कि सबका साथ सबका विकास, सीधी सी मतलब ये। अगर ये पूछ देता कि सबका साथ सबका विकास क्या है तो आपको खट से समझ में आ जाता। और जब आपको किसी ने पढ़ाया तो ये पढ़ाया नहीं कि इसका क्या क्या मीनिंग भी हो सकता है। दूसरा शब्द था उसमें वित्तीय, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश। सीधा सा मतलब है इसका कि हर आदमी को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको वित्तीय मदद दी जाए और बहुत कम दर के लोन के इंटरेस्ट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज ना किया जाए। तो सोचिए, वित्तीय समावेश का मतलब ये है और समावेशी विकास का मतलब ये है। तो कितना आसान हो गया आपको समझना क्वेश्चन। तो हमारा समझाने का अर्थ ये है कि चीज़ों को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि आप प्रश्न में इस शब्दों को नहीं समझेंगे तो कैसे आंसर लिखेंगे, लिख ही नहीं पाएंगे आप। तो मैं क्या करता हूं कि पढ़ाने के दौरान एक ही प्रश्न पे 10 तरीके के सवाल बनाता हूं पढ़ाते पढ़ाते, और ये बताता हूं कि 10 तरीके से पूछेगा, आंसर कॉमन है। जैसे अगला सवाल उठाते हैं, आजकल बहुत प्रचलित में है, राइट टू लाइफ और राइट टू डाई। ये बहुत चल रहा है आजकल विवाद जो है दुनिया भर का, देश में। तो राइट टू लाइफ क्या है ये आपको मालूम होगा। बहुत कुछ आप जानते होंगे कि भाई हर व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस पे मेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपके संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बेमानी है, निरर्थक है, क्योंकि आप कहीं भी कभी भी किसी के द्वारा निष्प्राण किए जा सकते हैं। अभी आप निकलिए, कोई गोली मार देगा, ठग, कहाँ गया फंडामेंटल राइट, खत्म। तो दैट इज अपोजिट। गारंटी कहाँ है? तो गारंटी सिर्फ जो है स्टेट लेता है, और स्टेट आपकी जान की कितनी रक्षा करता है। अभी कोई मार देगा खट से, हमें पढ़ाते हुए गोली मार दे कोई, ये सब भ्रम है ना एक तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन उल्टा बनता है कि मौलिक अधिकारों में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ बेमानी है, क्योंकि आप कहीं भी कभी भी किसी के द्वारा निष्प्राण किए जा सकते। व्याख्या करिए। अब आपको एक क्वेश्चन ही बड़ा टेढ़ा लगेगा, और इसका आंसर सीधा सीधा है कि वो स्टेट के विरुद्ध है, और स्टेट जो है 24 घंटा आपकी रखवाली नहीं कर सकता।
इसलिए वो आपको चुनौतीपूर्ण लग रहा है। लेकिन अगर किसी ने आपको मार दिया तो उसको एक्शन लेना, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, ये राज्य का काम है। लेकिन मेरा सवाल अलग है। दूसरा सवाल इस पे ये बनता है कि राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के निर्णयों में क्या क्या चीज़ें रेखांकित की गई है, वो आपको किताब में तो मिलेगा नहीं संविधान के। तो अलग अलग डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाली जिंदा है, आपको डिग्निटीफाइड रूप से जिंदा रहना है, गौरवपूर्ण ढंग से। तो गौरवपूर्ण ढंग से कैसे जिंदा रहेंगे वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राइट टू लाइफ में गरिमापूर्ण जीवन से आप क्या समझते हैं, और वैसे कौन कौन से तत्व इसमें समाहित हैं जो आपको डिग्निफाइड गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो लेटेस्ट न्यूज़ में था कि अगर कोई व्यक्ति अपने आपके आसपास के जानवरों को मारता है, कुत्ते बिल्ली को, और वो अगर आवाज़ करता, उधर बैठ जाओ आराम से नीचे, तो उससे उससे क्या होगा कि आपकी जो है शांति भंग होगी। कुत्ता भौंकेगा, कोई मारेगा तो आपकी शांति भंग हुई ना। तो राइट टू लाइफ में आपको शांत वातावरण आसपास भी होना चाहिए, ये आपका मौलिक अधिकार है। और अगर किसी ने उस कुत्ते बिल्ली को मारा और उसके आवाज़ करने भौंकने से आपकी शांति भंग हुई, तो कुत्ता बिल्ली को आप नहीं जेल भेजेंगे, अपने रिट पिटीशन इस व्यक्ति के खिलाफ दायर कर सकते हैं जिसने उस कुत्ते को मारा, और कुत्ते को मारने की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। और दूसरा कि उस कुत्ते बिल्ली को मारने के चक्कर में उसको जो क्रूएल्टी, एनिमल क्रूएल्टी एक्ट में 3 महीने से 6 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है अगर आप FIR करा देते हैं। मेरा बताने का मतलब ये है, ऐसे कौन पढ़ाता है? आप बहुत क्लास अटेंड किए होंगे, आप सोचिए ऐसे कोई पढ़ाता है? पढ़ाता ही नहीं है। वो आएगा सीधे राइट टू लाइफ पढ़ाएगा और चल देगा। राइट टू लाइफ में लेटेस्ट सब डिसीजंस जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सबको शामिल नहीं करता। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीना 1 महीना पहले ही बोला था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और नागरिकों का मौलिक अधिकार है जीने के अधिकार के तहत, जिसमें 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 उसको शुद्ध वायु मिलना उसका मौलिक हक है। तो ये मेरा ढंग अलग है पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कभी सीधा नहीं आता कि राइट टू लाइफ क्या है, कहाँ किस अनुच्छेद में वर्णित है, उससे क्या मतलब है और उस पर क्या सुधार की ज़रूरत है। बस आपको ऐसी पढ़ा के चल देगा, क्योंकि उसका विजन उस दूर तक जाता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे डिराइव हो सकते हैं। तो ऐसे डिराइव होंगे जैसे हमने उदाहरण दिया। दूसरा कि राइट टू डाई, राइट टू डाई की बात अभी 3-4 दिन पहले आई थी। तो पूछेगा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है क्या? तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है कि नहीं, अब आप घूम जाइएगा। किताब में तो पढ़ाया नहीं ढंग से, लिखा नहीं है ढंग से, कोई कोचिंग या कोई बुक स्टडी मटेरियल इस टाइप का मिला नहीं आपको। तो आपको होगा कन्फ्यूजन, यार अब वो जीने का अधिकार में मरने का अधिकार था क्या। अब आप घूम जाएंगे क्योंकि किताब में तो ऐसे लिखा नहीं है। बैठ जाइए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है करंट में जो आती रहती है, हम लोग उसको फ्रेम करते हैं दिमाग में, सोचते हैं कि क्या बन सकता है सवाल। और शासन में रहने का फ़ायदा ये होता है सरकार में कि हमको मालूम है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, न्यायिक विकास, ये सब प्रायोरिटी है। खेती, किसानी, इस पे क्या स्कीम है कि सरकार कैसे सोचती है, पॉलिसी कैसे बनती है, वगैरह वगैरह। तो राइट टू डाई उसमें शामिल है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई शामिल है। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त है, इसमें क्या राइट टू डाई शामिल है, मरने का अधिकार भी है, तो आप लिखेंगे है। फिर पूछेगा कि अगर है तो कैसे है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और उसी बात को दूसरे तरीके से कह देगा कि जीवन और मृत्यु किसी व्यक्ति की पर्सनल चॉइस है।
क्या यह चॉइस एब्सोल्यूट है, परिपूर्ण है, अविभाज्य है? आप घूम जाएंगे कि यार ये क्या पूछ दिया कि मरने और जीने का अधिकार एब्सोल्यूट है कि डिविजिबल है, संपूर्ण है कि विभाज्य है। तो संपूर्ण का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ पूरा पूरा है, इसमें से कोई किसी को कोई टुकड़ा काट के नहीं दे रहा है, ये हो गया संपूर्ण। अविभाज्य, अविभाज्य मतलब इसमें से कुछ कटिंग हो सकती है, तो ये संपूर्ण है नहीं है। क्यों? क्योंकि मरने का अधिकार में बहुत पंगा है। आगे चलिए बताता हूँ क्या पंगा है। दो तरीके हैं मरने का, या तो सुसाइड कर लीजिए, जो देश में अब कानूनन वो हो गया, लीगलाइज हो गया, पहले नहीं था। तो एक तो तरीका है, तो सुसाइड कब करिएगा? जब आप स्वस्थ होइएगा तब न तोड़ के जाके कूद जाइएगा ट्रेन के आगे। आप बीमार हैं तो बीमार स्थिति में तो सुसाइड कर नहीं सकते। और राइट टू डाई का सेंस कहाँ से है? जब आप बीमार हो जाते हैं, आपका हाथ पैर काम करना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कोमा की स्थिति आ जाती है, तब आपका वो छटपटाहट होती है, आप चिल्लाते हैं कि भैया मुझे गोली मार दो, लेकिन मुझे ये तकलीफ दे चिकित्सा व्यवस्था मत दो, मैं एकदम तड़प रहा हूँ। ऐसा होता है कोमा की स्थिति में, कैंसर की स्थिति में ऐसा होता है। आदमी पेशेंट बेचैन हो जाता है कि मुझे छोड़ो है। तो मरने का अधिकार जीना और मरना जो है संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, वो जो है थोड़ा सा डिविजिबल है, विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि आप मर नहीं सकते। अब आप मरना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? उसके लिए सरकार के पास दो ही व्यवस्था है। एक है दया मृत्यु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूथेनेसिया। क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया। ये दो प्रकार से किया जाता है, एक एक्टिव सक्रिय और दूसरा पैसिव। पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है, जिसमें सपोर्ट सिस्टम जो आपके ऊपर लगा है सिलेंडर फिलेंडर हटा देगा सरकार, डॉक्टर, आप मर जाएंगे। एक्टिव में आपको कहे गोली इंजेक्शन दे के मार दो, वो नहीं अलाउड है, ये खत्म। तो घूम फिर के पूरा चक्र मिला अलाउ भी, तो कहाँ मिला? पूरा पूरा नहीं मिला ना। पूरा मिलना तब होता है जब मैं कहता भाई मुझे इंजेक्शन दे दो, मैं मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मुझे नहीं जीना है। तो पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जीने के हक में मरने का हक भी है, लेकिन आंशिक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वेदर राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट? नो। तो ऐसे जब हम समझाएंगे कि कैसे पूछेगा, तब आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, इसकी प्रोसेस हम नहीं बताएंगे, वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कमेटी बनती है, 1 लेयर, 2 लेयर, फिर 3 लेयर, फिर घूम के यहाँ आता है 4था लेयर, फिर यहाँ नहीं होता तो हाई कोर्ट जाइए, बाप रे बाप, तब तक तो आदमी मर जाएगा, अटेंडेंट ही गायब हो जाएगा तब तक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें एग्ज़ाम में क्या आएगी और कैसे उसका आंसर लिखा जाएगा और क्वेश्चन को कैसे समझना है, वो ज़माना बीत गया कि जब आप क्वेश्चन सीधा सीधा आता था हम लोग के टाइम 25 साल 22 साल पहले, और हम लोग सीधा सीधा लिखते थे। वो ज़माना है नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सिर्फ नटसेल में कि आप हमारे साथ जुड़िए। CL शाह, हमारी प्रीसा IAS कोचिंग भी है और हम यहाँ भी आ रहे हैं आपके साथ। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे जुड़ के अपनी मंजिल को पाइए, जैसा कि मैं पहले बोला, और ये मेरा दावा और वादा है कि 1/3 क्वेश्चन प्री में और 2/3 क्वेश्चन मेंस में आने की गारंटी है। और मैं इसको अपने ब्रोचर में छपवा दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी सुविधा, इतनी बड़ी आज़ादी आपको देने वाला मार्केट में कोई नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरी तरह IAS और 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं रखता है। तो बस इतनी सी अपेक्षा और इतनी सी दुआएं और इतना सा संदेश के साथ आपके बीच में अवतरित हुआ हूँ, आया हूँ अपनी बात रखने। अगर आपको हमारी बात कन्विंसिंग लगती है तो आप लकी हैं, नहीं लगती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर मैं लिख देता हूँ, 639 66 17 642, 639 66 17 642। और
आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ और दुआ विशेष गुड विशेष ही दे सकता हूँ और आपके सिलेक्शन की गारंटीड अपने साथ ले सकता हूँ। तो इतनी सी बात है और इतना सा संदेश है। शायद आपको मेरी बात पसंद आई होगी और समझ आया होगा, ये मेरा दावा है। और हम इक्वली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लास्ट में एक छोटा सा शेर और सुन लीजिए कि किसी को हो न सका उनके कद का अंदाज़ा, किसी को हो न सका उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमान है फिर भी सिर झुकाए रहते हैं। तो आपको शायद इंडिया में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं मिलेगा जो आपको आके क्लास में पढ़ाए और रेगुलर पढ़ाए और इस दम पे पढ़ाए कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो रेजिग्नेशन जेब में लिए घूमते हैं, और नहीं जुड़ते हैं तो रेजिग्नेशन जेब में पड़ा रहता है 24 घंटा। थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहें, आबाद रहें और आप अपनी मंजिल को पाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमसे जुड़ें, ये मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है। थैंक यू वेरी मच।